सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में। चार्ल्स हार्टन कूले ने अपनी पुस्तक C.H. कूले, इनको हम शॉर्ट में कहते हैं, C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अब आइए हम परिभाषा देखते हैं। कूले के अनुसार प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से है जो आमने सामने के संबंधों एवं सहयोग पर आधारित होते हैं। ये अनेक दृष्टियों से प्राथमिक हैं, परंतु मुख्यतया इस कारण कि ये व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मुख्य हैं। घनिष्ठ संबंधों के फलस्वरूप वैयक्तिकताओं का एक सामान्य समग्रता में इस प्रकार घुल मिल जाना, जिससे कम से कम अनेक बातों के लिए एक सदस्य का उद्देश्य सारे समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य हो जाता है। संभवतः इस संपूर्णता का सरलता पूर्वक वर्णन हमारा समूह कहकर किया जा सकता है। इसमें इस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक अभिज्ञान है जिसके लिए हम सबसे अधिक स्वाभाविक अभिव्यंजना है। अब आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहने का क्या मतलब हुआ। देखिए, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें जो सदस्यों के संबंध होते हैं वो आमने सामने के होते हैं, और इसमें मैं की भावना नहीं होती, इसमें हम की भावना होती है। ठीक है, यानी कि ये हमारा समाज है, हमारा ग्रुप है, ये हमारे फ़ायदे की बात है या हमारा नुकसान है, इस तरह की बात होती है, वी फीलिंग होती है। और ये जो बात लिखी है यहाँ पर कि वैयक्तिकताओं का एक सामान्य समग्रता में, वैयक्तिकता का मतलब इंडिविजुअलिटी जो होती है लोगों की, उसकी जगह पर एक पूरा का पूरा समूह की फीलिंग को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जैसे अगर कोई भी बात है, कोई भी समस्या है, तो उसके लिए किसी एक व्यक्ति ने जो एक उद्देश्य बना लिया, जो एक रास्ता तय कर लिया, हर व्यक्ति उसी को फॉलो करेगा क्योंकि वो अपनेपन की फीलिंग से लोग जुड़े होते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरी जो परिभाषा है वो एंकेल्स के अनुसार हम देख लेते हैं। ये इनका कहना है कि प्राथमिक समूहों में सदस्यों के संबंध भी प्राथमिक होते हैं जिनमें व्यक्तियों में आमने सामने के संबंध होते हैं, वही फेस टू फेस रिलेशनशिप, वही बात ये भी कह रहे हैं, तथा सहयोग और सहवास की भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि व्यक्ति का मैं हम की भावना में बदल जाता है। जैसा कि पीछे भी हमने बात की चार्ल्स कूले की परिभाषा में, वही यहाँ भी कह रहे हैं। इनका कहना है कि सहयोग और सहवास यानी कि साथ रहना, तो साथ रहना और एक दूसरे का सहयोग करना, ये भावना इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि व्यक्ति का जो मैं होता है वो गायब हो जाता है, हम की भावना उसमें बहुत प्रबल होती है। अब आइए हम देखते हैं कि आखिरकार प्राथमिक समूहों को प्राथमिक समूह क्यों कहा जाता है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि समय की दृष्टि से प्राथमिक है। इसके पहले एक बात बता दूं आपको कि जैसे चार्ल्स कूले हैं, उन्होंने प्राथमिक समूहों में 3 जो ग्रुप हैं उनको शामिल किया है। पहला है परिवार, दूसरा है पड़ोस और तीसरा है क्रीड़ा समूह। आप इसको याद रखेंगे। तो ये पहला पॉइंट है कि प्राथमिक समूह को प्राथमिक समूह क्यों कहते हैं, क्योंकि वो समय की दृष्टि से प्राथमिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो प्राथमिक समूहों के संपर्क में ही आता है। वो परिवार के संपर्क में आता है, वो पड़ोस के संपर्क में आता है, वो क्रीड़ा समूह के संपर्क में आता है, तो वो समय की दृष्टि से वो प्राथमिक हो गया। दूसरा है महत्व की दृष्टि से प्राथमिक। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? महत्व की दृष्टि से प्राथमिक ये इसलिए है क्योंकि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो व्यक्ति का वो परिवार से ही मिलता है, परिवार से मिलता है, पड़ोस से मिलता है। ठीक है, खेल के साथियों से मिलता है, शुरुआती जो असर होता है उनके ऊपर, तो उस दृष्टिकोण से भी प्राथमिक समूह को प्राथमिक समूह कहा जाता है। तीसरा है सामाजिकरण करने की दृष्टि से प्राथमिक होता है। देखिए, सामाजिकरण करने का तात्पर्य ये हुआ कि सबसे पहले जो बच्चा होता है वो इन्हीं ग्रुप के, जैसे परिवार हो गया और क्रीड़ा समूह हो गया, पड़ोस हो गया, इन्हीं के संपर्क में आता है और इन्हीं के माध्यम से वो सामाजिक जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो ज्ञान है, उनको वो सीखता है, उनको वो आत्मसात करता है। तो इस दृष्टिकोण से वो, ठीक है, इसको प्राथमिक समूह कहा जाता है। दूसरा अगला है चौथा पॉइंट, संबंधों की दृष्टि से प्राथमिक। संबंधों की दृष्टि, ठीक है, संबंधों की दृष्टि से, क्योंकि
इन्हीं से व्यक्ति में ये जो जैसे परिवार, यही जो जितनी बार मैं परिवार कह रहा हूँ, आप समझिए कि उसमें परिवार भी आ रहा है, प्राथमिक समूह में परिवार भी आ रहा है, पड़ोस भी आ रहा है और क्रीड़ा समूह आ रहा है। तो इनमें रहकर ही व्यक्ति सबसे पहले उसमें दया की भावना पनपती है, प्रेम वो सीखता है, उदारता की मनोवृत्ति का विकास होता है, इस तरीके से। और पांचवा है आत्मनियंत्रण की दृष्टि से भी ये प्राथमिक होता है। ठीक है, तो प्राथमिक समूह आत्मनियंत्रण की दृष्टि से भी प्राथमिक है, क्योंकि ये व्यक्ति को आत्मनियंत्रण की भावना से ओतप्रोत करते हैं, आत्मनियंत्रण की भावनाएं सिखाते हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे बात कर लेते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्राथमिक समूह के, जो विशेषताएं हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो है, दो तरीके से है, पहला है बाह्य या भौतिक, दूसरा है आंतरिक। तो भौतिक की बात हम कर लेते हैं, भौतिक विशेषताएं, जिसमें कि पहला हम देखेंगे भौतिक निकटता। प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के सम्मुख होकर मिलते जुलते और संपर्क स्थापित करते हैं। आमने सामने देखने और परस्पर वार्तालाप करने से विचारों का आदान प्रदान होता है और सदस्य एक दूसरे के निकट आते हैं। इस प्रकार की भौतिक निकटता प्राथमिक समूहों के विकास में परम सहायक होती है। इसी भौतिक निकटता को किंग्सले डेविस ने शारीरिक समीपता कहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। आगे जो दूसरा है समूह की लघुता। लघुता का मतलब छोटा आकार। समूह की लघुता के कारण ही घनिष्ठता का निर्माण होता है। घनिष्ठता यानी कि क्लोजनेस। ठीक है, एक दूसरे के जब हम नज़दीक रहते हैं, आमने सामने आसपास रहते हैं, तो हमारे संबंध जो है और प्रगाढ़ होते हैं और गहरे होते हैं। प्राथमिक समूह के छोटे होने से सदस्यों में परस्पर मिलने जुलने और परस्पर निकट आने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। कूलन ने प्राथमिक समूह के सदस्यों की संख्या 2 से 25 तक बताई है, जबकि फेयरचाइल्ड ने 3-4 से लेकर 50-60 बताई है। अब आइए तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें। तीसरा पॉइंट है अस्थायित्व। प्राथमिक समूह अन्य समूहों की तुलना में अस्थायी होते हैं। समूह के सदस्यों के संबंध की अवधि पर्याप्त दीर्घ होती है, या दीर्घ यानी लंबी होती है, और इसी कारण उसमें अधिक घनिष्ठता होती है। अब जो आंतरिक विशेषताएं हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। आंतरिक विशेषताएं में हम देखेंगे, पहला जो है स्वाभाविक संबंध होता है, यानी कि दिखावा नहीं होता। दूसरा है संबंधों की पूर्णता होती है। पूर्णता का मतलब ये हुआ कि कोई भी टास्क होता है, कोई भी बात होती है, तो उसमें हर व्यक्ति पूरी तरह से शामिल होता है। ठीक है, आंशिक रूप से शामिल नहीं होता, वहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। ठीक है, अगला है वैयक्तिक संबंध। वैयक्तिक संबंध यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, परिचित होते हैं, एक दूसरे का नाम जानते हैं, एक दूसरे के संबंधों से वो भली भांति परिचित होते हैं। अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध का मतलब है कोई दिखावे की बात नहीं हो रही है, एकदम मतलब प्रेम पूर्वक संबंध होता है, हम की भावना होती है। अगला पॉइंट है हम की भावना, वी फीलिंग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद है सामाजिक नियंत्रण के साधन। तो ये जो प्राथमिक समूह होता है, ये अपने सदस्यों के ऊपर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि घनिष्ठता होती है, लोग कहा मानते हैं, लोग फॉलो करते हैं, जो कुछ भी बातें कही जाती है, जो कुछ भी नियम कानून बताए जाते हैं, उस पर लोग चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस के लिए आइए हम सीधे किताब पर चलते हैं, वहां से हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्राथमिक समूहों का महत्व। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल नियंत्रित करने तथा उनके व्यक्तित्व का विकास करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। प्राथमिक समूह में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। मानव की अधिकांश सीख प्राथमिक समूहों की ही देन है। ये सदस्यों के लिए व्यक्तित्व विकास के प्रमुख अभिकरण का मतलब होता है साधन है, जैसे कि परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, ठीक है, जिनकी हमने पीछे भी बात की। दूसरा है आवश्यकताओं की पूर्ति। ये समूह व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनका निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता। अब एक क्वेश्चन है कि बताइए आपकी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस चीज़ का गठन किया जाता है। आप में से जिसको पता हो वो कमेंट करिएगा। वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है आपसे अभी। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता, अपितु व्यक्तियों के सामान्य हितों की पूर्ति के लिए इनका निर्माण स्वतः ही होता है। ये व्यक्ति की अनेक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं यथा
मानसिक सुरक्षा, स्नेह आदि की पूर्ति करते हैं। तीसरा है सामाजिकरण में सहायक। प्राथमिक समूह व्यक्ति को समाज में रहने के योग्य बनाते हैं। इन समूहों में रहकर व्यक्ति समाज में प्रचलित रीति रिवाजों का पालन करता है और उन सबका ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। H.E. बार्न्स का कथन है कि सामाजिक प्रक्रिया के विकास में प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तथा वे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के समाजीकरण व स्थापित संस्थाओं के एकीकरण व सुरक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा है कार्यक्षमता में वृद्धि। प्राथमिक समूह में व्यक्तियों को एक दूसरे से सहायता, प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिलता है, जिससे व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। अगला है सुरक्षा की भावना। प्राथमिक समूह व्यक्ति में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं और उनमें पारस्परिक प्रेम की भावना उत्पन्न करके उनके व्यवहार को समाज के अनुकूल बनाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।